Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Anpal Institute of Health Sciences, Lahore. Today we will discuss unit number 2 of Anatomy and Physiology, Homeostasis and Adaptation. And we have objectives: define the term homeostasis, discuss the factor which affect homeostasis and define feedback mechanism and its component, and discuss the role of feedback mechanism and maintenance of homeostasis with examples. So first of all, we need to define homeostasis. Homeostasis means hemu means same and stasis means standing. So homeostasis is the body ability to maintain a stable internal environment despite external changes. हमारे साथ होम्योस्टेसिस बॉडी में का वो एबिलिटी है, वो सलाहियत है जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है डिस्पाइट ऑफ एनी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंजेस। और हमारे साथ जो बॉडी के मुख्तलिफ सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो नॉर्मल होम्योस्टेसिस में काम करते हैं। होम्योस्टेसिस हमारे साथ एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है बॉडी का, जो कि इंटरनल बॉडी कंडीशन को मेंटेन रखता है, जैसे बॉडी टेम्परेचर को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ब्लड प्रेशर, ब्लड पीच एंड वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को। हमारे साथ होम्योस्टेसिस क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी अहमियत क्या है हमारी बॉडी में। इट प्रोवाइड द बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर सेल टू वर्क एफिशिएंटली। Homeostasis allow organ and body system to function normally, and it helps the body to adapt changes inside and outside of the body, and it is very necessary for human survival. For example, if we discuss body temperature, जब हमारे साथ बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारा जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, वो हमारी स्किन को सिग्नल, जो स्वीट ग्लैंड है उनको सिग्नल भेजता है कि स्वीट को रिलीज करिए, पसीना खारिज करिए, और हमारे जो वेसल होते हैं उसको डायलेट करने का सिग्नल भेजता है, ताकि डायलेट हो कि हमारा जो बॉडी हीट है वो थोड़ा सा कम हो जाए स्वीट के जरिए, वेसल डायलेशन के जरिए। अगर हम ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात करें तो जब हमारी बॉडी में हम कुछ मीठा खाते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो हमारा जो पैंक्रियास है वो इंसुलिन रिलीज करके ब्लड शुगर लेवल को वापस नॉर्मल हालत में लेके आता है। अगर हम हेमोस्टेसिस इम्बैलेंस की बात करें, a hemostasis imbalance occur when the body cannot maintain stable internal condition। जब हमारी बॉडी का जो मेन फंक्शन है वो प्रॉपर अपना काम नहीं कर पाता और जो इंटरनल स्टेबल कंडीशन है वो मेंटेन नहीं होता, तो क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज आती है। जो नॉर्मल मैकेनिज्म है, जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन नहीं हो पाता, जो हीट है हमारे साथ वो प्रॉपर स्वेटिंग नहीं होती, ब्लड वेसल डायलेट नहीं होता, ब्रेन प्रॉपर जो है ना रिस्पॉन्स नहीं करता, जो बीपी होता है अगर उसमें कुछ चेंजेस आ जाए तो वो फिर एबनॉर्मल ही रहता है और हमें बहुत ज़्यादा डैमेज कराता है। इसको हमारे साथ डिस्कवर किया था फिजियोलॉजिस्ट, एक फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट था, क्लाउड बर्नार्ड, इन 1865 में। और होम्योस्टेसिस को नेम जो दिया था वो वेल्टर केनान ने 1926 में उसको होम्योस्टेसिस का नाम दे दिया। अब हमारे साथ डिफरेंट फैक्टर्स है जो कि होम्योस्टेसिस को अफेक्ट करते हैं। Factor affecting homeostasis include external environmental condition, internal metabolic process, hormonal signal and the body feedback mechanism। जितने भी हमारे साथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है या सर्दी बढ़ जाती है, तो हमारी
ह्यूमोस्टैसिस पे इफेक्ट करता है, या इंटरनल मेटाबॉलिक प्रोसेस में कुछ चेंजेस आ जाए, हार्मोनल सिग्नल डिस्टर्ब हो जाए, या बॉडी का जो फीडबैक मैकेनिज्म है हमारे साथ, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, उसमें कुछ चेंजेस आ जाए, उसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारे साथ जो बॉडी का होम्योस्टेसिस है वो भी इफेक्ट हो जाता है। मुख्तलिफ अगर डिजीज हमारे साथ है, स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल है, इंजरी, डिहाइड्रेशन, जेनेटिक फैक्टर या आउटसाइड टेम्परेचर है, ये भी हमारे साथ होम्योस्टेसिस को इफेक्ट करता है। जो मेजर सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं उसमें वो एक है एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एंड दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम, जो ग्लैंड्स हैं हमारे साथ मुख्तलिफ, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है, वो सारे उसको हाइपोथैलेमस से उसको मेंटेन करते हैं। होम्योस्टेसिस हमारे साथ क्या करता है, स्टेबल ऑपरेटिंग कंडीशन इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके जितने भी काम है उसको प्रॉपर स्टेबल मेंटेन रखना, ताकि जो भी डिविएशन आ जाए वो हमें नुकसान ना पहुंच जाए और सेल और टिश्यू अपना काम प्रॉपर तरीके से सर अंजाम दे। अब होम्योस्टेसिस में हमारे साथ 3 कंपोनेंट शामिल होते हैं। एक होता है रिसेप्टर, दूसरा है इंटीग्रेटर एंड तीसरा है इफेक्टर। रिसेप्टर कौन होता है, कहाँ पर मौजूद होता है हमारे साथ? ये प्री नर्व एंडिंग होते हैं हमारे स्किन में, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इफेक्ट होते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं उसको रिसीव करते हैं। जैसे गर्मी फील करना, सर्दी फील करना, कोई गर्म चीज पे हाथ हम रख दे, या प्रिक हो जाए, या कोई और चीज हमारे साथ लग जाए स्किन के साथ, तो ये हमें जल्दी से नर्व एंडिंग जो है ना ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं विद इन मिली सेकेंड। फिर इंटीग्रेटर होता है हमारे साथ, जो ब्रेन है, हाइपोथैलेमस है, नर्व सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम है, वो पूरा उसको असेस करता है, उसके रिस्पॉन्स भेजता है। देन इफेक्टर होता है, जो ब्रेन सिग्नल भेजता है ना, वो मसल या ग्लैंड को, हमारे बॉडी पार्ट को सिग्नल भेजता है कि आप एक्शन ले लो, या तो अपना हाथ हटा लो, या कुछ और एक्शन ले लो, जो भी उस टाइम पे जरूरी एक्शन होता है। तो फिर जब एक्शन लेता है हमारे साथ मसल या ग्लैंड, कुछ हार्मोन रिलीज करता है, ताकि हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है वो बैलेंस हो जाए, तो फिर हमारी बॉडी का नॉर्मल फंक्शन वापस रिजर्व हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेप्टर डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, सेंडिंग दिस इंफॉर्मेशन टू द कंट्रोल सेंटर। ठीक है, कंट्रोल सेंटर को जो भी चेंजेस आ जाए वो इंफॉर्मेशन सेंड करता है। और कंट्रोल सेंटर कौन है हमारे साथ? ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स हैं। देन कंट्रोल सेंटर एनालाइज इंफॉर्मेशन received from the receptor, determine the set point, and decide on an appropriate response. And then effector carries out the response instructed by the control center, providing a mean to counteract or enhance the stimulus and restore the system to the set point. फिर इफेक्टर कंट्रोल सेंटर से सिग्नल रिसीव करके प्रॉपर सिस्टम को वापस सेट पॉइंट पे लेके आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक साइकिल है हमारे साथ। रिसेप्टर स्टिमुली को रिसीव करता है, फिर इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर को सेंड करता है, देन इफेक्टर उस पर एक्शन लेता है। ठीक है, और हमारे साथ जो इम्बैलेंस आ जाए वो वापस बैलेंस पे, हमारे साथ होम्योस्टेसिस पे आ जाता है। ठीक है, अब हमारे साथ फीडबैक मैकेनिज्म है, 2 फीडबैक मैकेनिज्म है। एक है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, दूसरा है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारे साथ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज जितनी भी हमारे बॉडी में होती हैं वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से होती है। और ये हमारे साथ जो चेंजेस आ जाती है उसको रिवर्स करता है, वापस नॉर्मल कंडीशन में लेके आता है। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारे साथ काम किस तरह से करता है? ए चेंज अकर इन दी बॉडी, जब हमारे साथ बॉडी में कोई चेंजेस आ जाता है, जैसे बॉडी टेम्परेचर हमारे साथ नॉर्मल से अबव हो गया, अब नॉर्मल हो गया, तो क्या करता है सेंसर जो है ना उस चेंज को डिटेक्ट करते हैं। एंड देन कंट्रोल सेंटर हमारे साथ जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है,
या हाइपोथैलेमस है उसको सिग्नल पहुंचाता है, वहां से वो फिर मुख्तलिफ मसल को, हार्मोन्स को, ग्लैंड्स को सिग्नल भेजता है कि इस तरह से चेंजेस ले आओ। फिर जो इफेक्टर रिस्पॉन्स है वो क्या करता है, वापस अपने नॉर्मल लेवल पे अपनी बॉडी को लेके आता है, जिससे हमारे साथ बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब हमारे साथ टेम्परेचर राइज हो जाए तो स्किन से सिग्नल जाता है ब्रेन को, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो ब्रेन क्या करता है, हाइपोथैलेमस हमारे साथ कंट्रोल सेंटर है ब्रेन में, और स्वीट ग्लैंड को कहता है कि स्वीट को प्रोड्यूस करो, एंड ब्लड वेसल को डायलेशन के लिए कहता है वेसोडायलेशन। तो उससे क्या होता है, हीट लॉस होता है, हमारे साथ पसीना खारिश होता है, और बॉडी टेम्परेचर जो है ना वापस अपनी नॉर्मल हालत में आ जाता है। अगर हम ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात करें, जब हम कोई खाना खाते हैं, कोई स्वीट चीज़ लेते हैं, तो हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो राइज होता है, स्पाइक पे चला जाता है। तो हमारे साथ क्या होता है, ब्रेन सिग्नल रिलीज करता है पेंक्रियास को, ताकि वो इंसुलिन रिलीज करे, और वो फिर इंसुलिन हमारी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करना स्टार्ट कर लेता है, तो ब्लड शुगर जो है ना वापस अपनी नॉर्मल हालत पे आ जाता है। अगर हम थायराइड हार्मोन की बात करें, किस तरह से जो मुख्तलिफ ग्लैंड्स है वो काम करते हैं, तो जब हमारे साथ हमारी बॉडी में ब्लड में थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ब्रेन क्या करता है, जो थायराइड ग्लैंड है उनको, उनकी हार्मोन को कम करना स्टार्ट कर लेता है, और हमारी बॉडी में जो नॉर्मल लेवल पे थायराइड हार्मोन है वो वापस आ जाता है। तो इस तरह से हमारे साथ निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, जो चेंजेस आ जाते हैं हमारी बॉडी में उसको वापस नॉर्मल हालत में लेके आना, ये निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का काम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन के बारे में मैंने बात भी कर ली कि हमारे साथ उसमें स्किन एंड हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व होता है, कंट्रोल सेंटर होता है, फिर हमारे साथ स्वीट ग्लैंड जो है ना स्वीट रिलीज करते हैं, फिर हमारी बॉडी जो है ना इवापोरेशन से कूल हो जाता है और टेम्परेचर वापस नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टिमुलस आया, सेंसर आया, फिर कंट्रोल सेंटर एंड देन इफेक्टर। स्टिमुलस क्या था, टेम्परेचर हमारे साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सेंसर जो नर्व सेल होता है स्किन में, ब्रेन में, उन्होंने सेंस कर दिया, फिर जो टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर है हाइपोथैलेमस, उसको सिग्नल भेज दिया कंट्रोल सेंटर को, ताकि वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके स्वीट ग्लैंड रिलीज करके वेसोडाइलेशन करके हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करे। जैसे ग्लूकोज का भी मैंने बताया कि जिस तरह से हम कोई खाना खाते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, फिर पेंक्रियाज जो है ना इंसुलिन रिलीज करके ब्लड ग्लूकोज लेवल को वापस नॉर्मल हालत पे लेके आता है। या पिक्चर में आप देख सकते हैं किस तरह से काम करता है। अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो जो पेंक्रियाज है वो इंसुलिन रिलीज करता है, अगर शुगर बहुत ज़्यादा लो है तो फिर पेंक्रियाज ग्लूकागॉन रिलीज करता है, हमारे साथ जो ग्लाइकोजन है स्टोर ग्लूकोज होता है उसको फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे साथ है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक implies amplifies or reinforces a change in the body internal environment। ये अपोजिट काम करता है हमारे साथ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से, टोटली अपोजिट है। Positive feedback is a hemostatic mechanism that increase or strengthen a change instead of reversing it। जब कोई चेंज आ जाए हमारी बॉडी में तो ये उसको रिवर्स करने के बजाय और भी बढ़ा देता है और भी इंक्रीज करता है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो आप उससे इजीली समझ जाएंगे। जब हमारे साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं जब चाइल्ड बर्थ होता है तो वहाँ पे क्या होता है, द बेबी हेड प्रेस अगेंस्ट द सर्विक्स। सर्विस में बेबी हेड जो है ना फंसा होता है, तो वहाँ पे जो सर्विस को हम डायलेट करने की कोशिश करते हैं, तो जो पाइट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारे साथ वो क्या करता है, कंट्रोल सेंटर में वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है।
ऑक्सीटोसिन क्या करता है? कंट्रैक्शन करता है, यूट्राइन कंट्रैक्शन, ताकि बेबी को पीछे से धक्का लगे, वो पुश हो जाए और आसानी से हमारे साथ डिलीवरी हो जाए। रिसेप्टर क्या करता है? स्ट्रेच रिसेप्टर इन द सर्विक्स डिटेक्ट प्रेशर फ्रॉम द बेबी हेड। कंट्रोल सेंटर पर क्या करता है? हाइपोथैलेमस जो पाइट्यूटरी ग्लैंड है, वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करके यूट्राइन कंट्रैक्शन करता है, एंड इफेक्ट उसका क्या पड़ता है? यूट्राइन मसल इफेक्टेड कंट्रैक्टिंग एंड पुशिंग द बेबी फर्दर डाउन द बर्थ कैनाल, और उस तरह से हमारे साथ बेबी की डिलीवरी हो जाती है। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सर्विक्स ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन। जो सर्विक्स होता है वहां से नर्व इम्पल्स ब्रेन को ट्रांसमिट होके ब्रेन फिर पाइट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है कि आप ऑक्सीटोसिन रिलीज करें, और ऑक्सीटोसिन ब्लड स्ट्रीम में जाके यूट्रस को पहुंच के यूट्राइन को कंट्रैक्ट करता है और फिर पुश करता है बेबी को अगेंस्ट द सर्विक्स। अगर ब्लड क्लॉटिंग की हम बात करें, अगर किसी को इंजरी हो जाती है, उस वहां से ब्लड निकल रहा है, तो वहां पे क्या होता है? प्लेटलेट रिलीज होता है, ताकि वहां पे क्या करे? कोगुलेशन काज करे और वहां पे ब्लड जो है ना रुक जाए। तो पॉजिटिव फीडबैक में सिग्नल जाता है कंट्रोल सेंटर को, और भी ज्यादा प्लेटलेट्स रिलीज होता है, ताकि जल्द अज जल्द जो है ना ब्लड क्लॉट हो जाए इंजरी साइट पे। तो ये एक अच्छा मैकेनिज्म है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन बाज दफा ये हमें नुकसान भी पहुंचाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में कि ब्लड वेसल है, इंजरी हुई है, प्लेटलेट्स रिलीज हो गए, फिर ब्रेन को पता चला कि हमारे साथ इंजरी हुई है, और भी प्लेटलेट्स को रिलीज करता है, ताकि जल्द अज जल्द हमारे साथ जो इंजरी हुई है वेसल में, वो क्लॉट फॉर्मेशन जल्द अज जल्द हो जाए और ब्लड जो है ना बहना बंद हो जाए। अब हमारे साथ डिफरेंट स्टेजेस है, 3 स्टेजेस है मेनली। सेंसिंग स्टेजेस है, प्रोसेसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, जिसे अभी हमने डिस्कस भी किया, जो रिसेप्टर होता है, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर रिस्पेक्टिवली। सेंसिंग का काम क्या होता है? वो जो है ना जो भी चेंजेस आते हैं उसको सेंस करता है, उसको नोट करता है और सिग्नल भेजता है कंट्रोल सेंटर को। फिर प्रोसेसिंग होता है कंट्रोल सेंटर में, और वहां पे फिर सिग्नल रिलीज होता है जहाँ पे ग्लैंड को, मसल को, जहाँ पे एक्शन लेने की जरूरत हो। और फिर रिस्पॉन्डिंग में वो मसल या ग्लैंड जो है ना नॉर्मल बॉडी को नॉर्मल हालत में लाने के लिए वर्क करता है। तो ये था हमारे साथ यूनिट नंबर 2 आप एनाट में एंट्रोजियोलॉजी। आई होप लेक्चर आपको पसंद आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।